बस मटेरियलिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सटेंशन है। क्या हमने लास्ट क्लास में मटेरियलिटी पढ़ लिया था? हाँ, क्या मटेरियलिटी के बारे में जान लिया था कि मटेरियलिटी क्या होती है? क्या जो क्लास में नहीं था उसने बैकअप देख लिया था? सब थे? क्या उसने बैकअप देख लिया? तो फिर क्या फायदा आज की क्लास में बैठने का? फिर तो समझ में नहीं आएगा। चलो देखते हैं, आइए। तो बेटा कंसेप्ट क्या है? वो कह रहा है डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ये पढ़ लिया था क्या हमने? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होता है? बता बेटा। परफॉर्मेंस तू कह रहा है समझ में आएगा। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से कर लिया था और सबको आता भी है ना? आइए, अब दो लेक्चर देखने पड़ेंगे तेरे को, आज का भी और पिछली क्लास का भी। आइए, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द फॉलोइंग। फॉलोइंग बोले तो ये तीनों चीजें, यानी मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। यानी मटेरियलिटी को हमें क्या करना पड़ेगा? डिटरमाइन करना पड़ेगा। डिटरमाइन करना बोले तो कंसीडर करना, पता लगाना कि हम अगर ऑडिट पे गए हैं तो इस ऑडिट के लिए क्या क्या मटेरियल है। तो अब ये डिसीजन होगा कैसे, ये बात चल रही है यहाँ पे। पहले तो हमने ये समझा था कि मटेरियलिटी होती क्या है। आज का जो लेक्चर है, जो मटेरियलिटी का हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें डिटरमाइन करने की बात कर रहा है। उसमें क्या बात कर रहा है? डिटरमाइन करने की, यानी कैसे निकालेंगे। डन। आइए, तो कह रहा है मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल देखनी है हमें। पहला पहला क्या करना है? पहला स्टेप क्या है? हमें मटेरियलिटी देखनी है एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, यानी फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नजर से। अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलूं तो मैं इसको बोल सकता हूं कि आपको पहले बर्ड आई व्यू लेना है। आपको पहले क्या लेना है? बर्ड आई व्यू लेना है, कि ऊपर से देखना है कि हमें क्या क्या मटेरियल दिख रहा है। यानी मैं बोलूंगा, अगर आप मटेरियलिटी एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल ले रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या पुराने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगा लोगे और उसमें हेड्स देख लोगे। उससे आपको पता चल जाएगा रेवेन्यू कितना है, यानी टर्नओवर कितने का है ना? अब उस टर्नओवर से आपको ये पता चल जाएगा कि इस टर्नओवर का कितना परसेंट इस पिछले साल का प्रॉफिट था। समझ में आ रहा है आपको? कितनी साल कितना उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था। और उससे आपको एक ब्रॉड सेंस मिल जाएगा कि आपको किस अमाउंट को मटेरियल बनाना है। ठीक है? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के क्या ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से एफआरएफ इस पे लग रहे होंगे? पता चल जाएगा। तो अगर आप एनवायरनमेंट जानोगे, एंटिटी के बारे में जानोगे, तो उससे आप एक बर्ड आई व्यू ले सकते हो कि क्या क्या चीजें आपके लिए मटेरियल है। डन। चलें आगे। फिर कह रहा है इफ रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस मटेरियलिटी फॉर द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। उसके बाद आप कहां जाओगे? डीप में। अब ये डीप में जाने की बात हो रही है क्या? लेकिन यहां पे लिख दिया इफ रिक्वायर्ड। इफ रिक्वायर्ड बोले तो यानी आप नेचर ऑफ असाइनमेंट के बेसिस पे एनटीई डिसाइड करोगे। नेचर ऑफ असाइनमेंट के बेसिस पे आप नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करोगे, है ना? फिर उसके बेसिस पे आप स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस जज करोगे कि कितनी मटेरियलिटी वहां इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए, है ना? और कोई स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस के लिए चाहिए, या कोई अगर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है तो चाहिए। समझ में आया? पक्का? इसको मेट्रो से रिलेट करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले बर्ड आई व्यू देखेंगे कि भैया सिक्योरिटी सिस्टम अपन कैसा लगाएंगे यहाँ पे। डन। अब मैंने मान लो एक ऑफिसर को खड़ा कर दिया, अब वो किस तरीके से एक एक स्पेसिफिक बंदे को जज करेगा या चेक करेगा। तो ये क्या हो गई? ये स्पेसिफिक बात हो गई। ऐसे ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले हम बर्ड आई व्यू लेंगे, पहले बर्ड आई व्यू लेंगे, फिर हम डिटेल में जाएंगे, ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, है ना? जैसे मैंने इसका एग्जांपल मास्क वाला दिया था कि ये मास्क का बिजनेस है और अब कोविड खत्म हो रहा है, तो उस पर आप डिसीजन ले सकते हो कि कहीं गोइंग कंसर्न पे तो खतरा नहीं है, ऐसे 570 कहीं हमारा कंप्लाई ना हो रहा हो। 570 बोले तो अकाउंट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जो बात करता है गोइंग कंसर्न के बारे में। किसके बारे में? तो वो भी कंप्लाई होना जरूरी है।
अबे ये तो आपको पहले से ही पता होगा, 11th में पढ़ी है आपने, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन कौन सी होती हैं? कंसिस्टेंसी, तीन होती हैं, तो वो आपको हमेशा एज्यूम करनी है ना। चले, तो वो देखना है, लेकिन ऑडिट में ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ही खराब हो जा रही हो, यानी गोइंग कंसर्न पे ही खतरा हो बिजनेस के। चले आगे, चलो अगला कहता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी आपको चेक करनी है इफ सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड। सही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसी फंस सकती हैं जहां पे हमें मटेरियलिटी के बाद परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जज करनी पड़ जाए, तो वहां पे आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो इससे क्या समझे डिटरमाइन करने से, मटेरियलिटी डिटरमाइन करने से क्या समझे बताइए? सबसे पहले बर्ड आई व्यू, यानी मटेरियलिटी आप डिटरमाइन करोगे फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। फिर उसके बाद स्पेसिफिक क्या देखोगे? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, है ना, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, ये डिटेल जजमेंट हो गई। और उसके बाद अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की जरूरत पड़ रही है तो वो भी आप लगाओगे। समझ में आया? समझ में आया, चले आगे। चलो, क्या सर मटेरियलिटी रिवाइज भी हो सकती है? कह रहा है रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी एज ऑडिट प्रोग्रेसेस, क्या हो सकती है? हाँ हो सकती है। ऐसी सर्कमस्टांसेस अराइज हो सकती है जिसमें हमें बाद में पता चले कि हमने ये माना था कि ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शन मटेरियल नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शन से ही घपला हो रहा है। हाँ, तो हम उसे भी मटेरियल बना सकते हैं। मान लो कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, लाइक कन्वेंस एक्सपेंस मान लो। अब कन्वेंस एक्सपेंस उन्होंने छोटे छोटे छोटी छोटी एंट्रियां डाली हुई है और उसको ही एक बड़ा बना दिया 20 लाख रुपए का, और बोला है सारा कन्वेंस कैश में है, तो क्या वो मटेरियल हो जाएगा? हाँ वो मटेरियल हो जाएगा। क्या क्या शेयर होल्डर का पैसा गलत तरीके से हो सकता है बाहर निकाला जा रहा हो कंपनी से? आ रहा है ना समझ में? कन्वेंस के रूप में, और वो कैश कहाँ पे जा रहा होगा? डायरेक्टर्स के घर पे, लेकिन डाल कहाँ रखा है? कन्वेंस एक्सपेंसेस। एंट्री क्या पास करी होगी? कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? चले आ जाओ। तो वहां पे आपको रिवीजन करना पड़ सकता है, देखो ध्यान से। कह रहा है रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी एज ऑडिट प्रोग्रेसेस, इफ ऑडिटर में बिकम अवेयर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट that require the auditor to determine or revise the materiality that is different from the materiality initially determined। यानी हमने ये बोला था कि भैया इनिशियली हमने सोचा था कि उसको चेक नहीं करेंगे, वो इतना मटेरियल आइटम नहीं है, आया समझ में? लेकिन बाद में जब हमने देखा तो हमें लग रहा है कि कैश के खर्चे कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है कि आरएमएम हो। आरएमएम बोले तो दीदी आ रहा है? चलो, तो कह रहा है ऑडिटर में रिवाइज द मटेरियलिटी एज ब्लू, उसे मटेरियलिटी ऐसे रिवाइज करनी होगी। देखिए कह रहा है रिवाइज कर सकते हो आप मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, वही तीनों चीजें हैं। फिर कह रहा है रिवाइज कर सकते हो मटेरियलिटी फॉर द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, और रिवाइज कर सकते हो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो यानी आपके हाथ बंधे हुए नहीं है, जो आपका प्रोसीजर है वो कैसा है बेटा? फ्लेक्सिबल है, आप मटेरियलिटी को चेंज भी कर सकते हो। आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? तीन पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, दूसरा क्या था? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर और सर्कमस्टांसेस, ठीक है, और लास्ट क्या था? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। चलें आगे, चलिए कह रहा है, देखिए नोट लिखा है ऑडिटर सेल आल्सो डिटरमाइन वेदर द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिमेन्स एप्रोप्रिएट और रिक्वायर एनी चेंज। ये क्यों लिखी है लाइन बताना? क्योंकि आपकी मटेरियलिटी चेंज हो गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें प्रोसीजर भी चेंज करने पड़ेंगे अपने, और डिटेल में एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम पहले सैंपलिंग प्रोसीजर लगा रहे हो और अब हमने बोला है कि नहीं हम सारा डिटेल में एनालाइज करेंगे। हाँ, पहले हो सकता है हम सैंपलिंग लगा रहे हो, हमने ये डिसाइड करा था हर 10 में से एक ट्रांजैक्शन चेक करी जाएगी। क्या डिसाइड करा था? हर 10 में से एक ट्रांजैक्शन अपन चेक करेंगे। लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि हमें मटेरियलिटी रिवाइज करनी पड़ेगी,
ठीक है, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि वहां पे आरएमएम होने के चांसेस हैं, है ना, वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो आप क्या करोगे, आप जब मटेरियलिटी को रिवाइज करोगे ना मेरे बच्चे, तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कहीं ऑडिटर को नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। चले, समझ में आया? पक्का? तो जब रिवीजन होता है तो रिवीजन के साथ साथ आपको एनटीई देखनी पड़ेगी। किसकी एनटीई बेटा? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की, कि वो सेम वाले चल जाएंगे या सर उन्हें भी चेंज करना पड़ेगा, या सर उन्हें भी चेंज करना पड़ेगा। चले, जैसे हमारी पार्टी चल रही थी, मैंने बोला पार्टी के बाद एक और आफ्टर पार्टी है, तो आप बोले सर यही वाले कपड़े चल जाएंगे या आफ्टर पार्टी के लिए कुछ अलग, क्या पता पूल पार्टी हो। समझ में आया? बहुत अच्छे से आ रहा है ये तो सर, करवा दो, आ जाओ। अब कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन तो हर जगह चिपका हुआ है हमारे साथ, हमने प्लान में भी पढ़ा, क्या पढ़ा था बताना? जो भी प्लान बनाएंगे उसका क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसका भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। प्रोग्राम में जो प्रोसीजर डिसाइड होंगे उनका भी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात क्यों नहीं बोल देते कि सबके साथ डॉक्यूमेंटेशन लगाना ही लगाना है, यानी हर चीज का जो जो हम काम कर रहे हैं उसका हमें क्या करना है बेटा? डॉक्यूमेंटेशन करना है। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है, क्यों बताया था बताना? एक मैंने बात बताई थी जो मैंने बोला था फाइनल में पढ़ोगे आप, कुछ रिव्यू करके था वो, पीयर रिव्यू बताया था। पीयर रिव्यू के बारे में मैंने ये बोला था कि आईसीआई ना अपने मेंबर्स की फॉर्म को जाके चेक कर सकता है कि वो जो ऑडिट कर रहे हैं वो ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो कैसे चेक करेगा? आएगा तो डॉक्यूमेंट्स देखेगा। डॉक्यूमेंट्स कब देखेगा? जब आप डॉक्यूमेंट मेंटेन करोगे। अगर आप डॉक्यूमेंट मेंटेन ही नहीं करोगे तो सीधा सीधा आपके ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि आप तमीज से ऑडिट नहीं कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो? नेग्लिजेंस कर रहे हो अपनी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में, और इसके साथ ही आपके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के चार्जेस लग जाएंगे। समझ में आया? चलें आगे, चलो। आ जाओ, डॉक्यूमेंटेशन करना है बच्चों, तो इसे सिर्फ रीड करना ही आपको पता है। देखो, मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल को डॉक्यूमेंट करना है हमें। फिर कह रहा है मटेरियलिटी फॉर द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड द डिस्क्लोजर। कह रहा है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी डॉक्यूमेंट करना है। और कह रहा है सर्कमस्टांसेस रिक्वायरिंग द रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी, अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांस आई जिसकी वजह से आपको मटेरियलिटी को चेंज करना पड़ गया, जैसे मैंने अभी आपको कन्वेंस वाला बताया, या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आपको बाद में पता चल गया कि कोई एग्रीमेंट इन्होंने अपनी सिस्टर कंसर्न से या अपने किसी रिलेटिव के साथ करा हुआ है जो ये छुपा रहे थे। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आपकी मटेरियलिटी चेंज होगी कि ऐसे और भी एग्रीमेंट हो सकते हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट को चेक करो, आया या नहीं आया? तो कह रहा है वो सरकमस्टांस आपको लिखनी पड़ेगी कि किस वजह से आपको मटेरियलिटी को रिवाइज करना पड़ा। और रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी लेवल्स भी आपको लिखने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपने मटेरियलिटी के लेवल्स को क्या करा? रिवाइज करा। आया या नहीं आया? तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ मटेरियलिटी डिटरमाइन कैसे करते हैं और उसका किस किस चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो सभी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, लेकिन आपको सभी चीज़ें नहीं लिखनी, अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एज ए होल, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का, अकाउंट बैलेंस का, डिस्क्लोजर का, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का, सर्कमस्टांसेस का, और यानी रिवीजन के सर्कमस्टांसेस का और रिवीजन के लेवल का भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। समझ में आया? आया नहीं आया? चलो आगे चलें। अगला चैप्टर पता है किसका है? डॉक्यूमेंटेशन का ही है। तीसरा चैप्टर देखो क्या बोलता है, जरा बुक से चेक करो तीसरा चैप्टर किस चीज का है। अब ये जो लास्ट की स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। सही है? आइए, जो ये लास्ट की स्लाइड है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। कह रहा है बेंच मार्किंग ऑफ मटीरियलिटी। बेंच मार्किंग क्या होता है? अरे आपको तो पहले से आता है। सही है? तो ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। आता है क्या मैडम? बेंच मार्किंग से रिलेटेड कुछ कभी आता है? वन वाले हो?
चलो आएगा, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा बेंचमार्क क्या होता है, तो आप मेरे को बता दो बेंचमार्क क्या होता है। जब हम मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं, हमने मटेरियलिटी एक डिसाइड करना मैंने आपको सिखाया था, जैसे शेड्यूल 3 बोलता है कि 1%, 1 लाख या 1% से ज्यादा का रेवेन्यू है तो वो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, ऐसा शेड्यूल 3 बोलता है ना। तो वो एक तरह का बेंचमार्क सेट हो गया, डन। और वो तो हमारे कंप्लायंस नहीं दे दिया, यानी कंपनी एक्ट नहीं बोल दिया, लेकिन कुछ बेंचमार्क आप भी तो अपनी मटेरियलिटी से ही सेट करोगे। जैसे आपने ये सेट कर लिया कि जितने भी कैश के एक्सपेंसेस हैं, अगर वो जहां जहां 10,000 से ज्यादा हैं उन्हें डिटेल एग्जामिनेशन करना है, तो ये आपका बेंचमार्क हो गया। ये किसके ऊपर डिसाइड हुआ बताइए, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे। तो दीदी अगर ऑडिट करने जाएगी, दीदी का बेंचमार्क कुछ और अलग भी हो सकता है, मैं ऑडिट करने जाऊंगा मेरा कुछ और हो सकता है, ये दीदी ऑडिट करने जाएगी इसका बेंचमार्क अलग हो सकता है, वो भाई करने जाएगा उसका बेंचमार्क अलग हो सकता है। तो यानी कि जो बेंचमार्क है वो मटेरियलिटी से डिसाइड होता है, और मटेरियलिटी जो डिसाइड होती है वो या तो कंप्लायंस से या हमारे जजमेंट से डिसाइड होती है ना। तो बेंचमार्किंग का मतलब क्या है, जो हमने मटेरियलिटी लगाई उससे जो स्टैंडर्ड सेट हुए, उस स्टैंडर्ड के इस स्टैंडर्ड को हम लिख के रखेंगे और उसके बेसिस पे हम अपना ऑडिट परफॉर्म करेंगे। यानी उनके बेसिस पे हमारे जितने भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हैं वो लगेंगे। समझ में आया, आया या नहीं आया, आ जाओ। आपको पता है करंट रेशो कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या है, ये भी एक तरह का बेंचमार्क है। हाँ, क्यों बोला गया ये, कह रहा है जो सीए है वो सीएल से दुगनी होनी चाहिए, तभी धंधा बिना टेंशन के ठीक से चलेगा, है ना। आप सपोज करो उधारी आप पे ज्यादा हो गई, है ना, यानी आपका ये आ रहा है 1:2, आप पे 10 रुपए की चीज है और आपकी लाइबिलिटी 20 रुपए की है, तो धंधा हो पाएगा तमीज से, नहीं। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड सेट करा गया कि करंट रेशियो कैसा होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, ताकि जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है वो तमीज से चल पाए। समझ में आ रहा है। तो ये भी एक तरह का बेंचमार्क हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता, अरे बोलो, हो सकता है नहीं हो सकता। आपको पता है सीआरआर कुछ मेंटेन करना पड़ता है, हाँ। मैं मगर वो वाला सीआरआर नहीं बोल रहा जो आप समझ रहे हो, ये बैंक वाला सीआरआर बोल रहा हूं मैं, जिसको जिसको अपन बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। ये किसको मेंटेन करना होता है, बैंक को करना होता है। कितना परसेंट होता है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन लेकिन ये भी एक तरह का बेंचमार्क है, आया समझ में आपको। तो बेंचमार्क कैसे डिसाइड होगा, प्रोविजंस के यानी एफआरएफ के बेसिस पे भी डिसाइड हो सकता है, और आपकी प्रोफेशनल जजमेंट भी बेंचमार्क डिसाइड कर सकती है, और वो बेस्ड होता है मटेरियलिटी में। पढ़ लें आप, क्लियर है। चलो आ जाओ, देखो कह रहा है इन जनरल मटेरियलिटी में बी डिटरमाइन एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी मैं देख लूंगा कि मेरा पीबीटी, पीबीटी समझ रहे हो, आप तो एफएम के बच्चे हो, आता होगा ये सब, एबीटा सीबीटा, चले। पीबीटी अपॉन टोटल रेवेन्यू, ये रेशो आपने निकाल लिया, ये आपने पिछली बार का निकाल लिया, ठीक है। मान लो पिछली बार ये था 5%, ये एक तरह का बेंचमार्क बन गया आपका कि रेवेन्यू से 5% का प्रॉफिट हमारा निकलता है, उससे मोर और लेस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर ज्यादा हुआ है तो वहां पे रिस्क है, उस एरिया को आइडेंटिफाई करोगे कि क्यों हुआ है। मान लो ये पिछली बार 5% था, अब 1% आ रहा है, आप बोलोगे भाई इतना तगड़ा कैसे शॉर्टफॉल हो गया, 4% कहाँ गया, तो आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। अब वहां पे आपको फिर अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। समझ में आया। दूसरा देखो, कह रहा है पीबीटी अपॉन टोटल एक्सपेंस निकाल लेंगे अपन, इसने इसको बेंचमार्क बना दिया, किसको बेंचमार्क बनाया, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी कह रहा है जनरली हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से चेक कर लेते हैं कि कितना वेरिएशन हुआ है पिछली बार से और इस साल से। आपने ये रेशो पढ़े हैं क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू रेवेन्यू टू एक्सपेंसेस टू इक्विटी, ये सब पढ़ोगे आप, फाइनल में है ये मेरे ख्याल से।
ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको पीबीटी को ऊपर लेना है, मैं सिखा देता हूँ, और नीचे किसको लेना है, जो भी आ जाएगा। रेवेन्यू है, अगर आप रेवेन्यू से कंपेयर कर रहे हो तो वो रेवेन्यू नीचे ले लोगे, एक्सपेंसेस से अपने प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हो वो ले लोगे, ठीक है, इक्विटी से कंपेयर कर रहे हो वो ले लोगे, जीपी से कंपेयर कर रहे हो जीपी ले लोगे, और नेट एसेट से कर रहे हो तो नेट एसेट ले लोगे। तो यानी आप ये देख रहे हो कि मेरा प्रॉफिट से इन चीजों का वेरिएशन कितना कितना आ रहा है, आया या नहीं आया समझ में। डन। तो कह रहा है जनरली ये एक बेंचमार्क होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने बोला, हमने ये बोला है कि जनरली ये बेंचमार्क होता है, इससे आप चेक कर सकते हो। डन, आगे चलिए। मोस्ट कॉमनली यूज बेंचमार्क इन केस ऑफ द प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी कह रहा है मोटिव क्या है आपका, प्रॉफिट कमाना, तो हमने प्रॉफिट को ही बेंचमार्क बना दिया, आप प्रॉफिट से सबके रेशियो निकाल लो और पिछली बार से या इसके ट्रेंड से या इंडस्ट्री के ट्रेंड से इसको मैच कर लो। इंडस्ट्री के ट्रेंड से भी मैच हो सकता है। मान लो इंडस्ट्री का जो नेट प्रॉफिट है वो आता है 10%, तेरा निकल के आ रहा है 2%, भाई तू तू ये भी लोहे की इंडस्ट्री है, ये भी लोहे की इंडस्ट्री है, भाई तू ऐसा क्या अलग कर रहा है, भाई तू ऐसा क्या अलग कर रहा है कि तेरा 8% से कम आ रहा है प्रॉफिट। समझ में आ रहा है, आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। चले आगे। तो आप कह रहा है प्रॉफिट ओरिएंटेड, कह रहा है प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी के लिए बेंचमार्क क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखिए, इन केस ऑफ अदर एंटिटी अदर बेंचमार्क में भी अप्लाई, अदर एंटिटी के लिए आप अदर बेंचमार्क अप्लाई कर सकते हो। अब मान लो कोई एनजीओ है, अब एनजीओ है, एनजीओ के लिए आप किसको बेंचमार्क बनाओगे, क्या उसका मोटिव इनकम कमाना है, तो वहां पे आप बेंचमार्क उसको बनाओगे कि कितना एक्सपेंस करा आपने इसकी जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए, तो उसको बेंचमार्क बना लोगे, कितनी रिसीट आई और कितना आपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पैसा लगाया। दूसरी चीज, मान लो आपको बहुत बड़ी आरडब्ल्यूए का ऑडिट मिल गया, आरडब्ल्यूए समझते हो, हाँ, रामप्रसाद ग्रीन, रामप्रसाद ही है ना इसका नाम, रामप्रसाद ग्रीन। अब यहाँ पे इतनी सारी फैमिली रहती है, आरडब्ल्यूए के अंदर सारा पैसा आता होगा, वो सारा मेंबर्स के लिए लगता होगा, सोसाइटी के लिए लगता होगा, तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पैसा आया उसका पर्पस क्या है, क्या प्रॉफिट कमाना है आरडब्ल्यूए का पर्पस, नहीं, उसका पर्पस ये है कि जितने मेंबर रह रहे हैं उनके बेटरमेंट के लिए हम काम करें, जो हमारी सोसाइटी है वो अच्छे से मेंटेन रहे, बस इतना सही तो पर्पस होता है उसका। तो वहां पे आप चेक करोगे कि जो हमारा पैसा आया है, जितना हमने फंड रिसीव करा है, मान लो 200 करोड़, मान लो 200 करोड़ रिसीव करा है, तो ये 200 करोड़ में से कितना आपने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, तो यूटिलाइजेशन का रेशो आप इससे निकाल लोगे, एक्सपेंसेस का रेशो इससे निकाल सकते हो। जो मेजर खर्चे होंगे आरडब्ल्यू में, सबसे बड़ा खर्चा क्या होगा आप मेरे को बताओ, सबसे बड़ा खर्चा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे बड़ा खर्चा किसका होगा, इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप इलेक्ट्रिसिटी का रेशियो निकाल लोगे, क्योंकि जितना आप हमसे ले रहे हो उसका रेशियो कितना है इलेक्ट्रिसिटी से, समझ में आ रहा है आपको, इलेक्ट्रिसिटी से जितना रेशियो है, तो आप बोलोगे यार तुम मेजर खर्चा तो इतना सारा दिखाते हो, ठीक है, लेकिन मेजर खर्चा तो इलेक्ट्रिसिटी का है और आप हमसे ले लेते इतना ज्यादा हो, समझ में आ रहा है। तो ऑडिटर को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पैसा किस लिए लिया गया है, प्रॉफिट मोटिव है तो प्रॉफिट से कंपेयर कर लेंगे, बेंचमार्क डिसाइड कर लेंगे, समझ में आया। बेंचमार्क कुछ भी हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। चले, चलो पानी पी लो दीदी, ध्यान से। अब मैंने एक आपको लाइन बोली थी कि जहां जहां पर फैक्टर अफेक्टिंग आएगा वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, इंपॉर्टेंट। पेपर में हर जगह आएगा फैक्टर अफेक्टिंग फलाना, फैक्टर अफेक्टिंग ढिमकाना, आंसर दे दो। समझ में आया आपको, आइए। कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ बेंचमार्क, यानी आपके बेंचमार्क के सिलेक्शन करने को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी बेंचमार्किंग को अफेक्ट कर सकते हैं। सही है, चलें, बहुत इजी है। पहला कह रहा है एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस तरह की है। जैसे मैंने अभी बताया आपको एक एग्जांपल, क्या हम प्रॉफिट मोटिव वाले बंदे हैं, क्या हम ऐसे बंदे हैं जिनका मोटिव सोसाइटी का बेटरमेंट है, तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसाइड होगा कि क्या बेंचमार्किंग हमारी होने वाली है। आ रहा है या नहीं आ रहा, पक्का। अगला कह रहा है आइटम ऑन विच द अटेंशन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेंड टू फोकस। जैसे मैंने अभी आपका एग्जांपल दिया आरडब्ल्यूए का, सबका फोकस किस पे होगा, इलेक्ट्रिसिटी का, भाई मोटा खर्चा है ना, तुम हमें बताओ कितना हो रहा है इस पे, वो बोलेंगे जी साल साल का 10 करोड़ है, तो वो बोलेगा भाई हमारे मेंबर कितने हैं, 1 लाख, डिवाइड कर दे सब में,
सही है। आप भी ये जाके ऑडिटर जाके कैलकुलेशन करेगा कि भैया आप इतना ज्यादा क्यों चार्ज ले रहे हो, अगर ले रहे हो तो ऐसा क्या कर रहे हो आप आरडब्ल्यूए के लिए। फिर वो आप आरडब्ल्यूए की एजीएम होगी वहां पे बताओगे कि यहाँ तो पैसा फालतू का पड़ा है, आप सब रिफंड लो, मजा आ जाएगा, खुश हो जाएंगे सब। समझ में आ रहा है आपको। अगर लेकिन हमारा मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना, तो आप बोलोगे कि भैया ऐसा क्या हुआ कि हम प्रॉफिट नहीं कमा पाए। सही है, चलें आगे। क्या समझ में आ रहा है ये। अगला, नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके ऊपर हमारी बेंचमार्किंग डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ एंटिटी कैसा है। कह रहा है इंडस्ट्री इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स, उस पर बेंचमार्किंग डिपेंड करेगी कि किस इंडस्ट्री में अपन डील कर रहे हैं। मैंने ये भी एग्जांपल आपको दे दिया था कि हम अपनी जो बेंचमार्किंग कर रहे हैं उसे इंडस्ट्री से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर इंडस्ट्री बताती है कि जैसे सर्विस सेक्टर है, सबको पता है 50% का मार्जिन कहीं नहीं गया। अगर आप कोई भी सर्विस का धंधा कर रहे हो, वहां पे आप एक्सपेंस दिखाई नहीं पाओगे, 50% तो मार्जिन आपकी जेब में आएगा ही आएगा, ये सबको पता है। सही है। तो वहां पे अगर कोई बंदा सर्विस करते हुए ये बोल रहा है कि मेरा प्रॉफिट बस 1% का हो रहा है, आप क्या बोलोगे फिर। भैया तू इंडस्ट्री को फॉलो ही नहीं कर रहा, तू जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में है वो ठीक से तो डील नहीं कर रहा। यानी वहां पे आपकी बेंचमार्किंग क्या होगी, आपकी बेंचमार्किंग ये होगी कि जितनी रिसीट है 50% प्रॉफिट होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, उससे कम नहीं होना चाहिए। समझ में आया। आपको पता है इनकम टैक्स में भी एक इससे प्रोविजन है, सेक्शन 44A(DA), प्रेजम्पटिव इनकम की बात करता है इन केस ऑफ सर्विसेज। आता है 6 और 8%, 6 और 8% बोलता है 44, इधर इधर मैडम, 6 और 8% वाले का सेक्शन है 44A(D), लेकिन इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है 44A(DA), बाद में आया। तो इन्होंने सर्विस सेक्टर वालों के लिए भी प्रेजेंटिव स्कीम निकाल दी और बोला कि 50% फ्लैट आप प्रॉफिट दिखाओ, बुक्स मत बनाओ। सही है। प्रेजेंटिव इनकम पढ़ाया होगा सर ने आपको। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। क्या क्या पढ़ा हमने, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और आइटम, जिससे आइटम ऑन विच यूजर का डिसीजन मैटर करेगा। फिर हमने पढ़ा नेचर ऑफ एंटिटी, और जिसमें हमें इन्वायरमेंट जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। कह रहा है एंटिटी ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे इन विच इट इज फाइनेंस, तो यानी उसका कैपिटल स्ट्रक्चर बोल दूं इसको, हाँ, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। क्यों जी, बोलो। अगर हमने बहुत सारा लोन लेके बिजनेस चला रहे हैं हम, तो वहां पे हमें ये देखना पड़ेगा ना, क्या वो लोन, पहली बात तो वो लोन अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, और आप जो पैसा कमा रहे हो क्या उससे लोन भर भी पाओगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोन इतना ज्यादा ले लिया कि कल को आप डूब ही जाओ, गोइंग कंसर्न पे दिक्कत आ जाए। समझ में आ रहा है। तो वो आप बेंचमार्किंग सेट करोगे अगर कोई लोन वाली कंपनी है जिन पे ज्यादा लोन होते हैं। सही है। जैसे ये जोमेटो मोमेटो है, आजकल फंडिंग उठा लेते हैं, है ना, लॉस दिखाते हैं बहुत सारा। आ जाओ। कह रहा है रिलेटिव वॉलेटिलिटी द बेंचमार्क, यानी जिस वजह से हमारी बेंचमार्किंग क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, तो वो आपको ध्यान में रखनी है कि क्या रिलेटिव फ्लेक्सिबिलिटी है। बोलना नहीं आ रहा तो दूसरा बोल देते हैं, है ना। आ जाओ, क्या हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये आप एक बारी यहाँ से देख के रिवाइज करो, मैं अभी स्लाइड हटा के आपसे पूछूंगा। डन। व्हाट आर द फैक्टर जिनकी वजह से हमारा बेंचमार्क चेंज होगा या डिपेंड करता है। चलो बता दो, बता दो भाई। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ बेंचमार्क, नेचर ऑफ एंटिटी, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वॉलेटिलिटी, है ना, ऐसे आइटम जिनसे यूजर का डिसीजन चेंज हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, यानी जहां पे यूजर का ध्यान है। और क्या, इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट जहां पे वो ऑपरेट कर रही है, मैडम आप भी बोले कदा। कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ज्यादा लोन ले रखा है, कम लोन ले रखा है, सारी सेल्फ फंडिंग है, एक प्रोप्राइटरशिप तो नहीं है कि बस हमने पैसा लगा रखा है। और
सारे हो गए? तो ये लिख सकते हो, पक्का याद कर लोगे? अच्छा मैं एक और बात बता दूं आपको, ऑडिट के पेपर में बेटा आपको ना सब कुछ एक जैसा लगेगा, तो इसलिए ना आपको याद करना पड़ेगा कि किसमें क्या पॉइंट थे, बार बार उनको नोट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है? पॉइंट्स को आप अंदर का लिख दोगे, मुझे पता है मसाला, क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ इतना सब कुछ तो, लेकिन आपको पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा, वरना आप किसी में कुछ और पॉइंट लिख के आओगे, किसी में कुछ और। समझ में आया? अब बेटा हमारा ये चैप्टर 2 समाप्त हो गया, और अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अगला, दुनिया का सबसे आसान चैप्टर, चैप्टर 3। आइए अगले लेक्चर में, है ना, आ जाओ।